तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मार्केट के परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो आज अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए निफ्टी बैंक की, तो गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। और अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 100 की, तो आप देख सकते हो मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, आपको बहुत ही अच्छी रैली दिखाई देगी। काफ़ी दिनों से आपने नोट किया होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। इसका कारण है दोस्तों जो है एफआईज की बाइंग, और दूसरा जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी देखिए, अब थोड़ा बुल मार्केट है तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी अब जो है एफआईडीआई से कम नहीं है, तो वो भी इस रैली में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट की क्लोजिंग की बात की जाए तो जो स्टार्टिंग में गैप अप ओपन हुआ था मार्केट और बिल्कुल ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, लेकिन फिर जो है मार्केट क्लोजिंग के टाइम उससे जस्ट आप आधा घंटा एक घंटा पहले कह सकते हो, तो मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट देखिए दोस्तों एक बच्चे की तरह है। जिस तरह बच्चा जो है बिना कारण के ही रोने लग जाता है, बिना कारण के ही हंसने लग जाता है, तो जिस तरह बच्चे के रोने का हंसने का कोई कारण नहीं होता, तो इसी तरह मार्केट भी ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स के हिसाब से होता रहता है। तो कोई इसका मेजर कारण वैसे होता नहीं है। बाकी फिर भी काफ़ी यूट्यूबर्स जो है आपके लिए जो है कान ढूंढ ढूंढ कर ला देंगे और अच्छे व्यूज़ भी बटोर लेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो निफ्टी आईटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निफ्टी आईटी ने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और निफ्टी फार्मा ने फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बाकी पीएसयू बैंक में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। और अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज आप देख सकते हो जो होटल एंड रेस्टोरेंट है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, टेलीकॉम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और रिटेलिंग लगातार अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। कल भी हमने देखा था, तो इसकी वजह से डीमार्ट में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप अदर सेक्टर रियलिटी भी देख सकते हो आप दूसरे सेक्टर जो है। और अगर नेक्स्ट आगे हम देखें इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, कंटेनर ने अच्छा परफॉर्म किया है, होटल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, टेलीकॉम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एजुकेशन ने भी। तो आप देख सकते हो सभी को। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो विजय केडिया जी हैं, इनको तो सभी जानते होंगे, जो अतुल ऑटो के फाउंडर कहे जा सकते हैं। तो और इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं ये जो है। तो इनके बारे में सब जानते हो आप। तो इन्होंने बोला है कि जो बुल मार्केट है वो 7-8 साल तक कंटिन्यू रह सकती है। तो बुल मार्केट को इन्होंने शताब्दी या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है कि इन ट्रेन की तरह है जो बुल मार्केट है। जैसे ये ट्रेन जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बीच बीच में स्टॉपेज लेती हैं, तो उसी प्रकार मार्केट भी जो है बीच बीच में स्टॉपेज लेकर 7-8 साल तक जो है लगातार बुलिश रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, केडिया जी मानते हैं कि जो बुल मार्केट है वो जो है अनएक्सपेक्टेड मार्केट सिचुएशन में ही फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर जो है उनका मानना है कि जैसे जर्मनी जो है कि पहला विकसित देश था जिसने जो है ऑनगोइंग रिसेशन को रिपोर्ट किया था, लेकिन उसका जो इंडेक्स है, जर्मनी का जो इंडेक्स DAX30 इंडेक्स है, वो जो है ऑल टाइम हाई लगाया उसने उसी पीरियड के दौरान जब जो है जर्मनी ने रिसेशन रिपोर्ट किया। और सेम हालात जो हैं, सेम हालात यूएसए के भी हैं। यूएसए में भी जो है रिसेशन का डर है, लेकिन यूएसए के जो इंडाइसिस हैं वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, विजय केडिया जी ने एक और स्टेटमेंट दी है कि इंफ्रा स्पेस जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है 2003-07 का बूम, जो कि 4 से 6 साल तक चल सकता है। तो इंफ्रा में देखिए दोस्तों बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो इस आर्टिकल को मैंने लगभग पूरा पढ़ लिया। तो इसमें इनका मानना है दोस्तों 2003-07 में जो बूम था इंफ्रा में, उसका फोकस्ड एरिया अलग था, और अब जो बूम है उसका फोकस्ड एरिया जो है विजय केडिया जी अलग मानते हैं। तो इनका मानना है कि जो इंफ्रा में बूम है उसका फोकस्ड एरिया जो है अब जैसे हमारे लेटेस्ट थीम कहे जा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का थीम है, सोलर एनर्जी आप उसी में मान सकते हो, ईवी का जो थीम है, तो इस तरह के जो है फोकस्ड एरिया में जो है बूम देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहली न्यूज़ है जो एसआरएफ से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, केमिकल कंपनीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें 2-3 दिन से दिखाई दे रही है। तो जो है
यहाँ पर न्यूज़ भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो है ये बुलिश हैं इंडिया पे। जो एसआरएफ है वो बिल्कुल तैयार है चाइना +1 अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो इसी तरह की न्यूज़ आएंगे, चाइना +1, चाइना -1, चाइना /1। तो इस तरह की न्यूज़ आपको जो है दिखाई देंगी। तो एसआरएफ जो है एक अल्टरनेटिव हो सकता है चाइना की जगह एक स्पेशलिटी केमिकल के सप्लायर के रूप में, क्योंकि चाइना पहले स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करता था। जो एसआरएफ तो उसके लिए जो है एक सब्स्टिट्यूट का काम कर सकता है, एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जो है एसआरएफ का कैपेसिटी एक्सपेंशन और जो इसका डेडिकेशन है फ्लोरोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, वो इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिराइव करेगा। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है एसआरएफ मेनली 3 सेगमेंट में काम करता है। तो फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म और टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, तो कंपनी का जो स्पेशली मेंशन किया है कि जो कंपनी का फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इमर्ज कर सकता है, की ड्राइवर का काम कर सकता है, जो इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। स्पेशली यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स को ही फोकस किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर एसआरएफ की बात की जाए तो अगर इसका रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ देखें तो वो 22% के साथ रेवेन्यू ग्रोथ और 35% के साथ ईपीएस जो ग्रोथ है वो मिली है लास्ट 5 ईयर्स में बात की जाए। लेकिन जो है कंपनी लगातार जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन करती जा रही है, क्योंकि कंपनी का एम क्या है? कंपनी का एम है कि जो है एक अल्टरनेट देना चाइना की जगह, कि जो केमिकल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो केमिकल जो है एसआरएफ बना कर दे। तो एसआरएफ एक सप्लायर के रूप में अल्टरनेट बनना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रोथ का, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका कारण है मैनेजमेंट का जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्लो डाउन होने के बावजूद भी, केमिकल इंडस्ट्री में हमें स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो स्लो डाउन किसके कारण था? हाई कॉस्ट इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग के कारण था। लेकिन उसके बाद भी जो है मैनेजमेंट लगातार जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बनाती रही, कैपेक्स लगातार करती रही, जो कि काफ़ी जो है अब इसके फ्यूचर को सिक्योर करता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो एक गारंटी बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी पास्ट में न्यूज़ भी आई थी कि जो फ्लोरोकेमिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो कट डाउन कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है यूरोपियन देशों में, क्योंकि जो है वहाँ पर काफ़ी जो है इशू देखने को मिले थे। एनवायरमेंटल इशू की बात की जाए तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे, उसकी वजह से एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फ्लोरिनेशन का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया गया है। तो जो है एसआरएफ जो है उस गैप को फील करने का जो है काम करेगा। लेकिन उस आर्टिकल में नवीन फ्लोरिन का भी नाम लिखा हुआ था और एसआरएफ का भी नाम लिखा हुआ था, दोनों का नाम लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एनालिस्ट जो है वो मानते हैं कि जो एसआरएफ है, तो एसआरएफ जो है उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये मानते हैं कि काफ़ी सारी डोमेस्टिक केमिकल कंपनी जो है वो काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं अपनी कैपेबिलिटीज, अपना कैपेक्स बढ़ाने के लिए। तो लेकिन जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो फर्म का मानना ये है कि जो प्योर प्ले फ्लोरिन कंपनीज लाइक एसआरएफ है, तो एसआरएफ को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर जब फ्लोरिनेशन कोर केमिस्ट्री होता है मॉलिक्यूल्स की, कस्टमर के द्वारा जो डेवलप की जाती है, तो एसआरएफ को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर नाम जो है सीधा सीधा इशारा नवीन फ्लोरिन की तरफ भी है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की तरफ भी है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड नवीन फ्लोरिन की बजाय एसआरएफ को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखी हुई हैं। पूरी वेब सीरीज बन जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर मैं ये जो है सब कुछ आपको पढ़ के बताऊंगा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत सारी बातें और भी लिखी हुई हैं एसआरएफ के बारे में। तो मोटा मोटी अगर बात हम करें तो
सीधा सा कहानी का सार ये है दोस्तों, निफ्टी 100 का पार्ट है, B2B मार्केट लीडर है एसआरएफ, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको एसआरएफ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कोई कोल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में पिडिलाइट हो ना हो, लेकिन एसआरएफ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि B2B में मार्केट लीडर एसआरएफ है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो कहानी का सार यही है दोस्तों, अगर आपको फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तब भी जो है केमिकल में अगर बात करें तो एसआरएफ आपके पास होना ही होना चाहिए। भाई बाकी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही काम करें। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ी न्यूज़ बासी हो चुकी है, पुरानी न्यूज़ है, तो ताज़ा न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ केपीआई ग्रीन के बारे में है। तो ये न्यूज़ कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आई थी, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज फिर जो है केपीआई ग्रीन के स्टॉक में तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। बाजार ने इस न्यूज़ को ऐसे ही पचा लिया और लगभग एक प्रकार से फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो थोड़ा सा गिरावट के साथ ही परफॉर्म किया है, मार्केट क्लोजिंग के साथ लगभग 898 897 तक नीचे आ गया था। तो 960 का हाई लगाने के बाद अब जो है 7% के आसपास का डिस्काउंट आप मानकर चल सकते हो। तो इस न्यूज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केपीआई ग्रीन है इसने जो है ऑर्डर्स रिसीव कर लिया है एग्रीगेट करने के लिए 9.70 मेगावाट कैपेसिटी का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उस किस प्रोजेक्ट के तहत। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है 2-3 बिजनेस मॉडल के तहत काम करती है। तो इसका पहला जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जिसको जो है आईपीपी, यहाँ सी की जगह आई लग जाएगा, तो यहाँ पर आईपीपी बन जाएगा। लेकिन जो है ये दूसरा मॉडल है जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर है। यहाँ पर बिजनेस देखें थोड़ा सा कंपनी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जो है दो तरह के जो है सेवाएं प्रदान करती है। सोलर पावर दो तरह से प्रदान करती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के रूप में, और दूसरा अगर बात करें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सेवाएं प्रदान करती है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर कस्टमर को। तो अगर आगे थोड़ा सा देखें, तो अगर आईपीपी के अंडर बात करें तो कंपनी जो है सोलर एनर्जी देती है थर्ड पार्टी सेल बिजनेस के रूप में, तो गुजरात में। तो अगर बात करें, ये कंपनी डेवलप करती है और मेंटेन करती है ग्रिड कनेक्टेड जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो सोलरिज्म ब्रांड के तहत। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सोलर एनर्जी सप्लाई करती है बिजनेसेस को सोलर प्लांट से एक पावर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा, पीपीए के द्वारा। यानी सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, ये सोलर एनर्जी अपने जो है सोलर प्लांट से बनाकर सप्लाई करती है जो है थर्ड पार्टी सेल बिजनेस के द्वारा। जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है वो खुद का होता है। और दूसरे में अगर बात करें कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर में, तो देखिए दोस्तों, जहां पहले मॉडल में कंपनी जो है सोलर पावर सप्लाई कर रही थी अपने खुद के प्लांट से, यहां पर कंपनी क्या काम करती है, कंपनी जो है सीपीपी मॉडल के तहत डेवलप करती है, ट्रांसफर करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है और सेल भी करती है। जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था, उसको जो है सेल करती है और ये सारी सेवाएं देती है कस्टमर को बाई जो है प्रोवाइडिंग देम पावर एवेक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद द ग्रिड कनेक्टेड लैंड। यानी देखिए दोस्तों, ग्रिड कनेक्टेड ही पहले वाले बिजनेस मॉडल में था और ग्रिड कनेक्टेड ही इसमें है, लेकिन इसमें कंपनी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है सेल भी करती है अलोंग विद लैंड, भूमि के साथ साथ। जिस भूमि पे वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो उसके साथ ही जो है वो सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है वो जिस भूमि पे लगा हुआ, तो भूमि के साथ ही कंपनी जो है उसको कस्टमर को सेल भी कर देती है। तो ये जो है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर है। तो अगर बात करें आगे, जो इसका तीसरा मॉडल है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल है। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल भी इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह का बिजनेस जैसे यहाँ जो है दूसरे मॉडल में हमने देखा कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर में, तो उसी तरह जो है कंपनी इंडस्ट्रियल प्लॉट भी सेल करती है। तो यहाँ से भी कंपनी को छोटा मोटा रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो जो कंपनी को ऑर्डर मिला है वो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के तहत मिला है, जो ये सेकंड मॉडल है उसके तहत कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो बाकी
पहले से ही काफ़ी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, तो उनकी हाइप की वजह से काफ़ी भाग चुका है। तो इसी वजह से इस ऑर्डर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी इन्वेस्टर ने, इसी वजह से आज तेज़ी दिखाई नहीं दी, वरना आज भी जो है 900 के आसपास का सपोर्ट अभी ले रहा, तो वहाँ से भागना चाहिए था। और दोस्तों अगर बात करें कंपनी सीपीपी मॉडल के तहत जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सेवाएं भी प्रदान करती है, जो इसकी अलग से एग्रीमेंट होता है, जो इसका सेपरेट ऑपरेटिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो एग्रीमेंट होता है कस्टमर के साथ, तो अलग से उसका एग्रीमेंट होता है। उसके तहत कंपनी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सेवाएं कस्टमर को प्रदान करती है। तो सीपीपी मॉडल के तहत ये सेवाएं देती है कंपनी। तो दोस्तों कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है कि कंपनी जो है गुजरात में सोलर से संबंधित जो है सोलर एनर्जी अपने खुद के पावर प्लांट लगाकर उनसे भी सप्लाई करती है, और पावर प्लांट पूरा का पूरा पावर प्लांट लगाकर जो है उसको सेवाएं भी देती है। और ज़मीन सहित बात की जाए, जो लैंड है और इंफ्रा है उसको साथ में पूरा प्रोजेक्ट लगाकर उसको भी सेल करती है। प्लॉट की सेल परचेज का काम भी कंपनी करती है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन सोलर से रिलेटेड कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी अच्छे अब इस टाइम जो है काफ़ी ऑर्डर्स इसको प्राप्त हो रहे हैं। तो ऑर्डर के हाइप की वजह से, ज़्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से लगातार भागता जा रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं एसआरएफ का। तो अगर एसआरएफ की बात की जाए तो ये जो लेवल है इस रेंज के बीच में रेंज बाउंड हो चुका है। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो 2000 के आसपास का आपको दिखाई देगा, और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 2600 के आसपास का लेवल आपको दिखाई देगा। इसी रेंज में जो है फंसा हुआ है लगभग, बात कर सकते हो यहाँ पर आप अक्टूबर 2021 से, तो अक्टूबर 2021 से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहीं पर फंसा हुआ है। तो ये जो है अक्यूमुलेशन की रेंज कही जा सकते हैं। यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है अपनी होल्डिंग्स को अपनी ताकत को मजबूत करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो जो है अपनी होल्डिंग्स को लगातार बढ़ाते रहे, कभी न कभी तो ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। और जो है Q2 के बाद जो है हो सकता है कि केमिकल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगे, क्योंकि अभी से जो है थोड़ी तेजी दिखाई देने लगी है। तो हो सकता है कि ये तेजी सस्टेन कर जाए, क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, कंपनीज के रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो उससे पहले ही स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि रिजल्ट अच्छे आएंगे उसके बाद भागेंगे, नहीं। हम वैसे बोल देते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग्स को फॉलो करता है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग्स को फॉलो नहीं करता, जबकि अर्निंग्स जो है शेयर प्राइस को फॉलो करती है। क्योंकि जब जैसे ही बाजार को लगता है कि अर्निंग्स अच्छे आने वाले, तो बाजार पहले से ही शेयर प्राइस को जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ऊपर पहुंचा देता है, तो उसके बाद अर्निंग अच्छी आती है। तो देखने में तो जनरली ये आता है कि जो है शेयर प्राइस जो है अर्निंग्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन सीधी सी अगर मोटा मोटी बात समझो तो बात ये है दोस्तों कि जो कंपनी की अर्निंग्स है वो शेयर प्राइस को फॉलो करती हैं, अगर आप देखोगे एक्चुअल में। लेकिन बोलने में ये बोल दिया जाता है कि जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग्स को फॉलो करता है, लेकिन आप कभी भी देख लेना जो है शेयर प्राइस अर्निंग्स को फॉलो करता है, ना कि अर्निंग शेयर प्राइस को। तो ये आपको सामने टेक्निकल्स हैं एसआरएफ के। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग्स को मजबूत करें, और जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर जो है नीचे के सपोर्ट लेवल पर खरीदे और ऊपर के जो है रेजिस्टेंस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में B2B कंपनी मार्केट लीडर है, ये होनी चाहिए, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर बात करें अभी हाल ही में तो 2050 के आसपास वैसे चला गया था, 2040 के आसपास चला गया था। अगर रिसेंटली हम बात करें जो है 2040 के आसपास बिल्कुल चला गया था, तो उस वहीं से जो है एक बार गया था 2040 के आसपास, फिर वहां से जो है अच्छी रिकवरी दिखाई दी है, और उसके बाद तो लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, केपीआई ग्रीन का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर बात करें केपीआई ग्रीन की तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल जो है साइडवेज था, बिल्कुल अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी थी, बिल्कुल काफ़ी दिनों तक साइडवेज परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब जो है एकदम से भागकर आसमान में चढ़ गया है और उसके बाद नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश की थी। अगर इस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये लेवल है ये आपको जो है 750 के आसपास का दिखाई देगा। 750 के आसपास एक बार थोड़ा सा आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी जो है बाइंग देखने को मिली। उसके बाद जो है 770 के आसपास और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जो है स्पॉट शिफ्ट होते चले गए और अभी तो जो है 900 के भी पार पहुंच चुका है। जो इसका 900 के पास पहुंच चुका है, तो 900 का स्पोर्ट लेने की अब कोशिश कर रहा है। ये 960 तक का इसने हाई लगाया था, तो 960 का हाई लगाने के बाद अब जो है 898 897 तक आज चला गया था, लेकिन फिर से बाइंग देखने को मिलती है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, इसमें हर बार जो है थोड़ा साइडवेज परफॉर्म करता है एक लेवल पर, उसके बाद कोई ना कोई ऑर्डर इसको रिसीव हो जाता, फिर से तेजी दिखाई देने लगती है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता, फिर ना कोई ऑर्डर मिल जाता, ऑर्डर की वजह से फिर से तेजी दिखाई। तो इसी तरह से मतलब आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर तेजी, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर तेजी। तो देखिए दोस्तों, इसको बाय करने का तरीका मेरे हिसाब से यही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें 20% का करेक्शन आपको दिखाई देगा। तो आप थोड़ी थोड़ी होल्डिंग एक एक दो दो क्वांटिटी के रूप में 900 के लेवल पर उठा सकते हो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगर, लेकिन आपको ज़्यादा वेटेज अभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो आप ट्रैप हो सकते हो ऊपर के लेवल पर। अभी आप जो अगर बाई करना, ये आपको लगता है कि यहाँ से भी भाग जाएगा, बाकी लगता नहीं कि और कोई ऑर्डर अगर नहीं मिलेगा जब तक, तो इसमें तेजी देखने को शायद ना मिले। अगर कोई दमदार ऑर्डर फिर से मिल जाता तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर लमसम का लेवल आप देखो तो वो तो 750 के आसपास का ही है। अगर 750 के आसपास आपको मिलता है तो आप वहाँ पर लमसम भी कर सकते हो, लेकिन ये जो लेवल है मेरे हिसाब से जो है, मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। एक दो स्टॉक यहाँ पर ले लेता हूँ 900 रुपये पर, और फिर अगर आगे गिरता है तो फिर जो है उस हिसाब से बाई करते रहेंगे, नहीं तो फिर एवरेज अप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो मात्र 3000 करोड़ का मार्केट कैप अभी नजर आता है। तो काफ़ी, अगर ईवी का जो थीम है वो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो ये, लेकिन ये जो ग्रीन एनर्जी का जो थीम है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो ईवी का थीम हो सकता है 2-3 साल में टाई फिश हो जाए, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी का थीम है तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो मुझे ये थीम ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई देता है, तो मुझे ओलेक्ट्रा ग्रीन की बजाय यहाँ पर जो है पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी वैसे होना चाहिए। अडानी ग्रीन को तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो LCUC में ज़्यादा चलते हैं, तो वो तो पता है उनका, नहीं कह सकता मैं कुछ भी। लेकिन केपीआई ग्रीन को आप कंसिडर कर सकते हो, थोड़ी सी वेटेज अभी आप देकर चल सकते हो। लेकिन अगर गिरता है 750 के आसपास, फिर आप थोड़ी और क्वांटिटी जो है नीचे के लेवल पर बाई कर सकते हो। लेकिन नहीं गिरता है, ऊपर जाता है, तो फिर आप धीरे धीरे एवरेज अप कर सकते हो। तो बाकी ठीक है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही काम करें। मेरी तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यही है, तो मैं एक दो स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पर भी बाई कर लेता हूँ, फिर जो गिरता जाता है तो उस तरह से जो है BOD आप करते जा सकते हो। और लेकिन बक बाइंग के लिए मुझे ये लेवल ठीक दिखाई नहीं देता। लेकिन इस तरह की कंपनीज में एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन ऊपर का लेवल है तो एक एक दो दो क्वांटिटी के रूप में आप जो है अभी बाई करके चल सकते हो। बाकी ठीक, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं पर जो है स्टॉप करना चाहेंगे तो ओके, थैंक यू दोस्तों।